नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। 2026 इसका आगमन हो चुका है और नए साल में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन का आगाज भी होना तय माना जा रहा है, खास करके बिहार के लिए। अभी तो 5 राज्यों के चुनाव अगले साल होंगे, तो वो कैसा, जहां जिन राज्यों में कभी बीजेपी नहीं जीत पाई है वहां उसकी धमक बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। इस बार जिस तरह से केरल में भी उसने छलांग लगाई है, और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खास करके ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री और टीएमसी की नेता परेशान दिख रही है एसआईआर के बाद से, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां जमकर हमला बोला है। और जो घुसपैठ है, घुसपैठियों का कार्ड एक तरह से ममता बनर्जी खेलती आ रही हैं, उस कार्ड के चलते उनकी राजनीति उन पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। बीजेपी इस मुद्दे को उछाल रही है, और जो वहां से संकेत निकल करके आ रहे हैं वो इस बार बहुत कुछ बदलाव वहां मुमकिन नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की चुनौतियां बढ़ गई हैं, वो परेशान है। और परेशानी का आलम ये है कि वो जिस कांग्रेस को हटा करके सत्ता में आई थी, वामपंथियों को सत्ता में हटा कर सत्ता में आई थी, अब वहाँ उनके साथ तालमेल की गुंजाइश बनाती हुई दिखने लगी है। ये उनकी चुनौती है। घुसपैठियों जिसे वोटर अपना बना करके साधने की कोशिश की है राजनीति को उन्होंने, वो उनके लिए चैलेंज बन गया है, क्योंकि बीजेपी ने उसी दुखती नस पर वार किया है। अमित शाह लगातार ये बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आक्रामकता दिखा रही है, घुसपैठियों को हर हाल में बाहर करके निकाले दम लेंगे। और ये चुनौती ममता बनर्जी के लिए बेहद असहज कर देने वाली है। लेकिन मैं बिहार की बात करूंगा। बिहार में राजनीतिक बदलाव तो हो गए, अभी कोई चुनाव इस तरह से है नहीं। हालांकि साल के बाद अंदेशा ये है कि जो निचले ग्राम पंचायतों के और नगर निकायों के चुनाव कराए, लेकिन राजनीतिक आधार पर बिहार में चुनाव नहीं होते हैं। समझदारी होती है, लोग पार्टियों के ही होते हैं, वो अलग अलग बिना पार्टी के बैनर तले खड़े होते हैं, और उनकी गिनती इस रूप में होती है कि कौन किसका है, किस खाते में। तो एक तरह से उसकी धमक तो हो जाती है, लेकिन उससे बहुत कुछ समझ में नहीं आता। अभी जो राजनीतिक ट्रेंड आ गया है बिहार का, वो चर्चा का विषय है कि 2026 बहुत सारे बदलाव के लिए जाना जाएगा, और ये बदलाव पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी का पार्टियों में रूपांतरण हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है, ये देखने को मिलेगा। जिस तरह से कभी सब एनडीए के अंदर सत्तारूढ़ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड समेत जिन 5 दलों का है, उसमें नए नेतृत्व का उभार इस साल बिल्कुल जमीन पर देखने को मिल जाएगा। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बेटे एक निशांत कुमार की एंट्री का डेब्यू तैयार है। बस मुहूर्त बाकी है, वो कैसे कदम ताल करते हुए पार्टी में आएंगे और उनकी भूमिका क्या होगी, ये देखने वाला होगा। लेकिन ये तय है कि उनकी एंट्री इस साल होगी। खरमास बीत जाने दीजिए, खरमास के बाद बहुत सारे नए अध्याय शुरू होने वाले हैं, और उन अध्याय में एक ये है, कितनी चमकदार और कितने धमकदार निशांत कुमार की पॉलिटिक्स हो पाएगी, ये तो वक्त के हिसाब से पता चल पाएगा। फिलहाल निशांत कुमार को लेकर के उम्मीदें हैं पार्टी की, और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इनकी एंट्री की परिभाषा पहले बता दी और अनुमोदन कर दिया कि ये अब इनके ऊपर है, ये कब पार्टी का दायित्व संभालते हैं, पार्टी का दायित्व संभाल लेंगे या वाकई सरकार में उनकी बड़ी भूमिका होगी। हालांकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी आज बड़े नंबर की पार्टी बन गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जो ढलती पायदान की ओर जाने का मतलब ये होता है,
वाकई उनमें महारत है, वाकई उनकी राजनीति का, लेकिन वो एक समय के हिसाब से सब कुछ ढलान पर होता है और नई जिम्मेवारी, वो अपनी जिम्मेवारियों को वहन करते हुए नए कंधों पर कमान सौंप सकते हैं। तो ये तैयारी सिर्फ डेब्यू इसका तैयार है, मुहूर्त बाकी है मैंने कहा, और संभव है कि खरमास बाद वो उनका पदार्पण पार्टी में हो। नीतीश कुमार की भूमिका उसके बाद क्या होगी, ये तो निशांत कुमार के परफॉर्मेंस के ऊपर तय होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुद पार्टी में नीतीश कुमार ही तय करते आ रहे हैं। निशांत की भूमिका वैसी होगी या नहीं, ये भी एक सवाल है। और ये सवाल है कि क्या निशांत के पदार्पण के बाद नीतीश कुमार ढलान पर चले जाएंगे, क्या उनकी राजनीति का ढलान शुरू हो जाएगा, रिटायरमेंट की अवस्था में आ जाएंगे, या फिर अपनी मौजूदगी में कदम ताल करते हुए अपने इकलौते वारिस निशांत कुमार को आगे बढ़ाएंगे, जैसा उनके बड़े भाई करते आ रहे हैं राष्ट्रीय। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से इनकी तुलना उस तरह से नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्होंने राजनीति को विरासत में आगे बढ़ाने की कोई संकेत आज तक नहीं दिया और इससे वो परहेज करते रहे। हालांकि इसके लिए उनकी प्रतिष्ठा भी बनी है और एक पहचान भी बनी है कि नीतीश कुमार अपने जरिए अपनी राजनीति में परिवार को और अपने बेटे बेटियों को लाने के पक्ष में नहीं रहते हैं। इन्होंने एक मुरीद इस तरह से लोगों को बना दिया और ये एक उदाहरण की तरह पेश किया है। दूसरी तरफ देखें तो नए नेतृत्व की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में भी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी नए प्रयोग किए हैं। एक तरह से कहा जाए तो त्रिस्तरीय प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी में, और सुशील कुमार मोदी के पराभव के बाद पार्टी का ये नया प्रयोग कितना सफल हो पाएगा। उन्होंने कुशवाहा कार्ड खेलते हुए पार्टी ने सत्ता में और पहले तो पार्टी संगठन में भी, लेकिन आज की तारीख में सरकार में बड़ा चेहरा बनाया है कुशवाहा कार्ड खेलते हुए उन्होंने सम्राट चौधरी को। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग उधर किया है और दूसरा ओबीसी कार्ड को जारी रखते हुए उस प्रवाह में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में संजय सरावगी जो मारवाड़ी समाज के हैं और कई टर्म के विधायक हैं, एक विद्यार्थी परिषद मूल के हैं, वैसे कहें तो बनिया समाज जो कि उनका अपना वोट बैंक रहा है, उस समाज को पहले भी इन्होंने जायसवाल को, दोनों जायसवाल को, दिलीप जायसवाल और उसके पहले उस जायसवाल को साधने की जो परंपरागत रूप से पार्टी के अध्यक्ष रहे और पार्टी की कमान चंपारण में संभालते रहे, तो एक तरह से जो बनिया समाज इनका वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश हमेशा करते रहे हैं। आज भी नए प्रयोग में जिस तरह से नितिन नवीन के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी गई है केंद्रीय स्तर पे, बिहार में बिहार के नेता और बिहार के युवा नेतृत्व के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, उसी तरह से बिहार में भी ये नया बदलाव किया गया है और त्रिस्तरीय प्रयोग जो पार्टी ने किया है उसकी धमक बिहार में दूर तक दिखाई देने वाली है। इस प्रयोग की कामयाबी सुशील मोदी के पराभव के बाद नए सिरे से एक पार्टी को खड़ा करने का संबल प्रदान करेगा। हालांकि सुशील मोदी के पराभव के बाद, उनके निधन के बाद, जब सुशील कुमार मोदी, अश्विनी चौबे और नंदकिशोर यादव की तिकड़ी हुआ करती थी, उस गर्मजोशी के साथ पार्टी का प्रवाह आगे बढ़ता रहा था। आज ये परंपरा रही है कि 3 वर्षों तक पार्टी का अध्यक्ष नहीं बदला जाता, लेकिन इन 3 वर्षों में 3 बार अध्यक्ष का बदलना इस बात का संकेत है कि पार्टी नए प्रयोगों से अब बहुत कुछ खास हासिल नहीं कर पा रही है, इसलिए नए कंधों पर जिम्मेवारी दी गई। हालांकि पार्टी में सहयोग करने वाली तीसरी पार्टियां, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अपने बेटे को मंत्री बना करके और पत्नी को मंत्री बना विधानसभा में सदस्यता दिलवा करके उन्होंने
अपनी पार्टी में परिवारजनों को सिर्फ प्रमोट करने के लिए बदनामी हासिल की। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरह से उन्होंने भी इस प्रयोग को दोहराया है कि पार्टी की नई जनरेशन के हाथों में जिम्मेवारी सौंपेंगे। जीतन मांझी पहले ही अपने बेटे को आगे कर चुके हैं, संतोष मांझी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से बिहार चुनाव में पराजय के बाद वो लगातार जनता के सवालों से, जनता के मुद्दों से और बिहार की राजनीति से पूरी तरह से एकदम गायब हैं, वो प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर विपक्ष किस दिशा में जाएगा और उसकी राजनीति कहाँ आकर ठहर पाएगी। अगर राजनीति करनी है तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ, बड़ी हनक के साथ करनी होती है। लेकिन तेजस्वी यादव का इस तरह से बाहर रहना, राजनीतिक सतह से और जनता के मूल समस्याओं से गायब होना सवाल तो खड़ा करता ही है। अब ये 2026 में नए प्रयोगों की, नए कंधों पर जिम्मेवारी सौंपने की राजनीति का ये ट्रेंड कितना धारदार और कितना सफल होगा, ये आप हम सब देखेंगे। आप भी गवाह बनेंगे, हम भी गवाह बनेंगे। फिलहाल तो हम इंतजार करें कैसे कैसे राजनीति करवट बदलती है। आज के बस इतना है। आप हमारे वीडियो पर अगर कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो अच्छा लगेगा कि आप सहमत हैं। क्षमा करिए, अपनी असहमति का भी प्रकटीकरण आप कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे साथ आप बने रहिए। लगातार आपसे हम यही आग्रह करते हैं कि अगर हमारे साथ हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर करें और इस तरह से हमेशा कोई नई बातों को नई ढंग से राजनीतिक विश्लेषण करने के मौक़ों का अवसर देते रहिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।